आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक को देखा। आज बचे हुए सारे टॉपिक को हम लोग पूरा कर लेंगे जो पिछले 4 महीनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चर्चा में रहे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले कुछ टॉपिक का नाम लिख लें और फिर जानते हैं हम लोग उसको पूरा करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे पहलुओं को पूरा करते हुए फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक को भी पूरा करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए करंट अफेयर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट affairs related to science and technology. This is updated from January to April. So first of all, we are talking about some special topic. Just you have already seen the lithium reserve which is found in India. लिथियम रिजर्व इन इंडिया, भारत में लिथियम भंडार और इसके महत्व और सब चीजों को देखेंगे। भारत में लिथियम भंडार, भारत में लिथियम भंडार। सेकंड, जियो स्पेशियल, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022, राष्ट्रीय भू स्थानिक। ये बहुत क्रांतिकारी पॉलिसी है, भारत की तस्वीर को पलटेगी और भारत को पूरी दुनिया में अगुवा देश के रूप में स्थापित करेगी। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022। अब जनरेटिव, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है कुछ और पहलुओं को। पहले इतने पहलुओं पर सबसे पहले समझ बनाई जाए। ये देखिए, बहुत चर्चा में आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में लिथियम के भंडार नहीं थे और आज भी भारत अपनी आवश्यकता का सारा लिथियम आयात करता है। लेकिन देखिए क्या महिमा है कि 2023 में हम लोगों को बहुत सारे भंडार मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन का लिथियम का भंडार मिला है और अब राजस्थान के नागौर जिले के रेवत पहाड़ी पर लिथियम का बड़ा भंडार मिला। लिथियम को 21वीं सदी का एनर्जी मेटल के नाम से जाना जाता है और यह सारे बैटरी से आधारित डिवाइसेस में महाक्रांति लाने में सक्षम है। इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी ला करके भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। यह भी बहुत चर्चा में है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि भारत जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम जो आप मोबाइल में गूगल का यूज करते हैं, इसी तरीके से जीआईएस सिस्टम, इन सब के माध्यम से स्थानिक डाटा जो डायनेमिक भी है, स्टैटिक भी है, उसके क्षेत्र के लिए हम लोगों ने एक बड़ी पहल इसके माध्यम से करी है। और जनरेटिव एआई के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे। तो इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि करंट में ये बहुत चर्चा में है। तो सबसे पहले लिथियम का, भारत में लिथियम भंडार। तो आप हेडिंग डालिए, भारत में लिथियम भंडार। भारत में लिथियम भंडार।
लिथियम रिजर्व इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बहुत ध्यान से जानते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने और जानने की आवश्यकता है, ताकि आप पूरी तरीके से इसको जान सकें, समझ सकें और इस पर पकड़ बना सकें। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को देखा जाए, सबको समझा जाए और अपने आप को मजबूत किया जाए इससे रिलेटेड सभी संदर्भों पर। तो सबसे पहले भारत में लिथियम भंडार, तो इसमें पहले लिथियम क्या है, एक। दूसरा, इससे लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है लिथियम भंडार का। इसमें पहले लिथियम भंडार कहां मिला है, कहां मिला है, क्योंकि ये संदर्भ है। लिथियम भंडार का महत्व, उपयोग और इसमें चुनौतियां क्या हैं, चिंताएं क्या है। चुनौतियां, चिंताएं, इन सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। लाभ, महत्व, अनुप्रयोग, लिथियम भंडार कहां मिला है, इन सभी पॉइंट को जरा देखा जाए। देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है। इसका प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है वो बैटरी में है, लिथियम आयन बैटरी में। पहले यहां थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है। यह बहुत ही मुलायम एवं चांदी की तरह सफेद होती है, बहुत ही मुलायम एवं चांदी की तरह सफेद होती है। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु है, यह बहुत ही मुलायम एवं चांदी की तरह सफेद होती है। इसके अनेक उपयोग हैं, इसके अनेक उपयोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका बैटरी के रूप में है, बैटरी ऊर्जा के रूप में है। इसके अनेक उपयोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बैटरी आधारित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बैटरी आधारित है। भारत में बैटरी आधारित है कहां कहां पे, जैसे मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में। ये जो है आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक ऑटो है, इन सब में इसका उपयोग है। लिखिए, भारत में लिथियम के दो स्थानों पर बड़ी भंडार
पाए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का, जिसमें जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का भंडार 59 लाख टन का बड़ा भंडार है। इसके साथ राजस्थान के नागौर जिले में, इसके साथ राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना के रेवत पहाड़ी में भी, रेवत पहाड़ी में भी इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा रेवत भंडार में भी, राजस्थान के रेवत पहाड़ी में भी इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब ये गेम चेंजर है, क्योंकि बैटरी, देखिए आने वाले समय में अधिकतर चीजें बैटरी आधारित होती चली जा रही। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आधारित चीजों को बदला जा रहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जलवायु परिवर्तन की संभावना बनती है। ऐसे में बैटरी आधारित डिवाइस या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, यही सब अब दौर आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी है। तो इसीलिए देखिए लिथियम का कितना महत्व है। लिथियम का बड़ा महत्व है, और इसी नाते जानते हैं इसको अब व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। इसको एनर्जी मेटल के नाम से भी जाना जाता है, एनर्जी मेटल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की ऊर्जा धातु, 21वीं सदी की ऊर्जा धातु, 21वीं सदी की ऊर्जा धातु, 21वीं सदी की ऊर्जा धातु भी कहा जाता है। ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। अब लिथियम का क्या उपयोग है, फटाफट नोट कर लिया जाए कि भाई महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया कि लिथियम भंडार कहां मिला है, परिचय। अब लिथियम भंडार का महत्व क्या है। लिथियम भंडार का महत्व, उपयोग, अनुप्रयोग, ऐसी सभी बातें हम लोग लिखेंगे। पहला, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को संभव बनाना, बैटरी आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्रांति लाना। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को संभव बनाना, बैटरी आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्रांति लाना, बैटरी आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्रांति लाना। क्रांति लाना, पर्यावरणीय,
प्रदूषण को कम करना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को रोकना। क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो क्लाइमेट चेंज की संभावना होती है, तो उसको रोकना। सब आप पॉइंट जान रहे हैं। वाहन के क्षेत्र में, वाहन या परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव को संभव बनाना, बड़ी क्रांति को संभव बनाना, परिवहन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति को संभव बनाना। और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सुने, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को संभव बनाना, आत्मनिर्भरता को संभव बनाना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को संभव बनाना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को संभव बनाना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को संभव बनाना। और चीन पर निर्भरता समाप्त करना। लिथियम के मामले में चीन पर, लिथियम के मामले में चीन पर निर्भरता समाप्त करना, लिथियम के मामले में चीन पर निर्भरता समाप्त करना, चीन पर निर्भरता समाप्त करना। और भारत में बैटरी के क्षेत्र में, भारत में बैटरी के क्षेत्र में R&D एवं बड़ी नवाचारों को संभव बनाना, बड़ी नवाचारों को संभव बनाना। अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या है। लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिल गया है, लेकिन इसमें चुनौती क्या है? सबसे बड़ी बात है कि उसका खनन जब किया जाएगा तो चुनौती है, खनन करके जब रिफाइन किया जाएगा तो चुनौती है। तो ऐसे कई पॉइंट हैं। तो अब तीसरा लिखेंगे, चुनौतियां, चिंताएं। सबसे पहली चुनौती आप सभी लोग जानते हैं कि खनन के समय, क्योंकि जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहां खनन किया जाएगा, तो वहां का पेड़ पौधे परितंत्र प्रभावित होगा। तो खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव। वनों का कटाव, जैव विविधता को नुकसान, जैव विविधता को नुकसान। और हिमालयी परितंत्र को भी नुकसान है, जो जम्मू कश्मीर में मिला है। हिमालयी परितंत्र पर बुरा प्रभाव, हिमालयी परितंत्र पर बुरा प्रभाव। अच्छा, जल प्रदूषण भी होगा। खनन के साथ जल के स्रोत भी प्रदूषित होंगे। खनन के नाते जल के स्रोत प्रदूषित होंगे।
खनन के नाते जल के स्रोत, खनन के नाते जल के स्रोत प्रदूषित होंगे, खनन के नाते जल के स्रोत प्रदूषित होंगे। पलायन एवं पुनर्वास की चुनौती, पुनर्वास की चुनौती, रिफाइन करने वाली तकनीकी, धातु के को रिफाइन करने की तकनीकी, धातु को रिफाइन करने की तकनीकी संबंधी चुनौती, तकनीकी संबंधित चुनौतियां, ये सब बहुत सारी चुनौती है जिसका समाधान जानते बहुत आवश्यक है, जिसका समाधान बहुत आवश्यक है और ये समाधान करके एक बड़ा बदलाव जानते हैं संभव बनाया जा सकता है। इस समाधान को सुनिश्चित करके एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है, एक बड़े बदलाव को संभव बनाया जा सकता है, एक बड़े बदलाव को संभव बनाया जा सकता है। तो अब इस पे क्वेश्चन आएगा कि भारत में पाए गए लिथियम भंडार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इससे संबंधित चुनौतियों, इससे संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। भारत में पाए गए लिथियम भंडार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत में पाए गए लिथियम भंडार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इससे संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो सॉल्व कर ले जाएंगे आप। तो ये हम लोगों ने लिख लिया लिथियम भंडार। अब दूसरा नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। अब दूसरा लिखिए नेशनल जियो स्पेशियल, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 क्या है? एक तो इस पे बात करना है, ये पॉलिसी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या लक्ष्य, महत्व। धीरे धीरे और देखिए, जो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, बहुत सारा पॉइंट जनरेट होने लगेगा, सोचने लगेंगे। महत्व, लाभ, योगदान और चुनौतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानते नीति है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना है। ये जानते हैं इस बार के मेंस में नहीं पूछा गया तो अगली बार के भी मेंस में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल जियो स्पेशियल, देखिए जियो स्पेशियल चीज का अब तो बहुत उपयोग लोग कर रहे हैं, अब तो जीपीएस का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं समझाता हूं जियो स्पेशियल का अर्थ क्या है। मान लीजिए मैंने कहा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कहा कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी भू स्थानिक तकनीक, जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी है, जैसे जीपीएस की तकनीक है, कहीं भी लोकेशन जाना जा सकता है। जीपीएस से क्या है,
कोई भी लोकेशन जाना जा सकता है, कोई भी लोकेशन जाना जा सकता, आप खूब यूज कर रहे हैं। अच्छा, रिमोट सेंसिंग, कोई भी मैपिंग की जा सकती है, रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन, ये उपग्रहों के माध्यम से इसमें मैपिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मैपिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कहां घुसपैठ हो रहा है, भूप्रेक्षण, मान लीजिए सीमाओं पर घुसपैठ हो रही है, कहीं कोई कब्जा कर रहा है, कहीं संदिग्ध गतिविधि है, तो भूप्रेक्षण और मैपिंग, मानचित्रण। ये सब जानते हैं, ये क्या है, ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से जीआईएस है। खैर अब जीआईएस से ज्यादा एडवांस ये सब आ गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस तकनीक है, इसमें भी तकनीक शब्द लगा लें। ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें एरियल जानते हैं, एयरक्राफ्ट का प्रयोग करके, ड्रोन का प्रयोग करके, ड्रोन का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त की जाती है। तो वह तकनीकी जिससे किसी स्थान की स्थिति के बारे में पता किया जाता है, वह तकनीकी सीधे इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है, इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति पर चर्चा कीजिए। वह तकनीकी जिससे किसी स्थान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है, या मानचित्रण किया जाता है, या मानचित्रण या निगरानी किया जाता, मानचित्रण या निगरानी किया जाता है, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, उससे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फटाफट नोट करें, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी तकनीकी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए, तो इसी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के व्यापक विकास एवं प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, व्यापक विकास एवं प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए तथा इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए, तथा इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए, तथा इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022
प्रस्तुत की गई है। जियो स्पेशियल पॉलिसी प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत 2030, अच्छा लक्ष्य को अलग से कर लेते हैं। तो ये पहला क्या है, हम लोगों ने बात कर दिया। अब उद्देश्य लिखिए एनजी, अब इसको हम लोग शार्ट में ये कहेंगे एनजीपी 2022। अब इसका उद्देश्य क्या है, एनजीपी 2022 का उद्देश्य या लक्ष्य, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 का उद्देश्य या लक्ष्य। बड़े ध्यान से इसको आप नोट करेंगे और रिवाइज करके याद रखेंगे। पहला है कि पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे ये, कि इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय नवाचार को बढ़ावा देकर, इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक, बढ़ावा देकर भारत को जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक लीडर बनाना, एक ग्लोबल लीडर बनाना, मतलब अगुआ देश बनाना, ग्लोबल लीडर कंट्री बनाना, अगुआ देश बनाना, वैश्विक अगुआ देश, वैश्विक अगुआ देश बनाना। इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक स्तर पर अगुआ देश बनाना। दूसरा, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का एक मजबूत ढांचा खड़ा करना, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचा खड़ा करना, राष्ट्रीय ढांचा खड़ा करना, ताकि पूरे देश को लाभ हो, सब लोग इसका यूज कर सके। अभी आप गूगल का कब तक यूज करेंगे, है कि नहीं? एक मजबूत ढांचा खड़ा करना। तीसरा पॉइंट, 2030 तक एक उच्च स्तरीय, जो है हाई रेजोल्यूशन, उच्च क्षमता एवं अधिक सटीकता वाले स्थलाकृतिक सर्वेक्षण एवं मानचित्रण सुनिश्चित करना। एक हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल मैप और जो है जियो स्पेशियल रेगुलेशन को संभव बनाना। हाई रेजोल्यूशन वाले अपना सारा सिस्टम, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हाई रेजोल्यूशन एंड प्रिसाइज स्पेशियल टेक्नोलॉजी,
इसकी बात हो रही, हाई रेजोल्यूशन, जो अधिक सटीकता हो। अब इसके लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2000, देखिए अब इसमें क्या, 2030 तक शहरी और ग्रामीण, अगर जानते ये हो जाए तब तो सारा अन्याय ही खत्म किया जा सकता है। कहां कौन कब्जा कर रहा है, कौन कब कब्जा किया, किस स्थिति में किसकी जमीन कब्जा हो रही, किसका घर कब्जा हो रही है, कौन क्या कर रहा है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 से 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन, इतने कम दूरी को जानते हैं उपग्रह से देखना, या इसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार कर लेना। और जंगलों और बंजर भूमि में 50 से 100 सेंटीमीटर, जंगलों और बंजर भूमि में 50 से 100 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की क्षमता। अगर ये ना भी याद रहे तो बस आप खाली उच्च क्षमता और सटीकता प्राप्त करना, ये ध्यान में रखें, क्योंकि मेंस में कई बार हो सकता है आपको पॉइंट ही भूल जाएं आप। तो ऐसे में आप, ये नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आप कुछ जानते ही नहीं। डाटा भूलने से कोई नंबर नहीं आपका कटेगा। हाँ, डाटा याद रहेगा तो थोड़ा प्रभाव जम जाएगा, एक आध नंबर बढ़ सकता है। अब इसका महत्व क्या है, योगदान क्या है, तो आप लिखिए नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी का महत्व। नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 का महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका योगदान क्या होगा। पहला पॉइंट है कि देखिए, भू जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का भारत में तीव्र प्रसार करना। क्षेत्र जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाना, भारत की क्षमता बढ़ाना, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाना, इस क्षेत्र में बाहरी निर्भरता को कम करना, इस क्षेत्र में सीएम माने सेंटीमीटर, इस क्षेत्र में बाहरी निर्भरता को कम करना। अभी गूगल मैप का प्रयोग है, अमेरिकी सैटेलाइट पर निर्भरता है, अमेरिकी उपग्रह पर निर्भरता है, अमेरिकी उपग्रह पर निर्भरता है। सैन्य संचालन और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सेना की टुकड़ी कहां पे है, लोग कहां पे हैं, बंदूकें कहां पर हैं, गाड़ियां कहां, सैन्य संचालन को बेहतर करना, आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, आपदा प्रबंधन एवं तैयारी, आपदा प्रबंधन एवं तैयारी को, आपदा तैयारी को बेहतर करना, आपदा प्रबंधन एवं आपदा तैयारी को बेहतर करना, तैयारी को बेहतर करना, आपदा प्रबंधन एवं आपदा तैयारी को बेहतर करना, स्टार्टअप को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में बढ़ावा देना, स्टार्टअप को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना। 5 से 10 सेंटीमीटर का मतलब उतना छोटी जगह को भी देख लेना अंतरिक्ष से। भाई जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का क्या काम है कि या तो लोकेशन बताना, या तो अंतरिक्ष से रिमोट सेंसिंग करना, अंतरिक्ष से देख लेना।
रिमोट माने दूर, सेंसिंग माने देखना। आपको स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नगरी एवं शहरी क्षेत्र का, नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की निगरानी करना, जमीन पर कब्जों की निगरानी करना, जमीन पर होने वाले कब्जे की निगरानी करना, होने वाले कब्जे की निगरानी करना, जमीन पर होने वाले कब्जे की निगरानी करना, समुद्री संसाधनों का दोहन करना, कहां पे मछली है, कहां प्रवाल है, शैवाल है कि नहीं। समुद्री क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों की दोहन को संभव बनाना, कहां कहां मछलियां हैं, कहां कहां मछलियां हैं, शैवाल या प्रवाल है, सब पता लगाना। समुद्री संसाधनों के दोहन को संभव बनाना। अच्छा, पर्यावरण, मान लीजिए कोई पेड़ काट रहा है, वन काट रहा है, तो पर्यावरण की निगरानी करना, पर्यावरण की निगरानी करना। नदियों में कोई रेत खनन कर रहा है, जंगलों को काट कर रहा है, वनों की कटाई, नदियों के किनारे रेत की खुदाई, नदियों के किनारे रेत की खुदाई, सीमाओं पर घुसपैठ का पता लगाना। ऐसे बहुत सारी चीजें, या आपदा में नुकसान हुआ उसका पता लगाना, सीमाओं पर घुसपैठ का पता लगाना, सीमाओं पर घुसपैठ का पता लगाना, सीमाओं पर कितनी घुसपैठ कहां कहां हो रही है। तो इस पॉइंट को भी आप जान गए। अब चुनौतियां क्या है, ये पॉलिसी तो आ गई है, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां, चिंताएं क्या है। चुनौतियां, चिंताएं, पहला पॉइंट, चुनौतियां और चिंताएं क्या। सबसे पहली चिंता जटिल डाटा है, जटिल आंकड़ों से निष्कर्ष प्राप्त करना। इसके लिए बहुत अधिक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत अधिक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर एवं क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, एवं क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता होती। तो पहला जटिल आंकड़े है। दूसरा जानते हैं, इन आंकड़ों का दुरुपयोग हो सकता है, दूसरी एजेंसियां और, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिए कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं, क्योंकि निजी क्षेत्र काम करेगा, निजी क्षेत्र के पास गवर्नमेंट के, सेना के, सुरक्षा के आंकड़े चले जाएंगे। सेना की स्थिति, सुरक्षा तैयारी की स्थिति, गुप्त कार्यक्रम, इन सब की जानकारी दूसरे तक पहुंच सकती है, कंपनियों तक पहुंच सकती है। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं डेटा का दुरुपयोग हो सकता है,
डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। और अभी जानते हैं इस क्षेत्र में हम लोग शुरुआती दौर में हैं बहुत। चौथा, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में भारत अभी शुरुआती दौर में, अभी शुरुआती दौर में है। इसमें बहुत काम करना बाकी है। इसमें अभी हम लोग शुरुआती दौर में, तो ये भी आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन आता है इसको ध्यान रखें। जितनी चीज मैं करवा रहा हूं सब बहुत ध्यान से इसको पढ़ करके रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसको इस नजरिए के साथ पढ़ेंगे कि एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन लिखेंगे कि राष्ट्रीय, पहले लिखेंगे कि भू स्थानिक तकनीक इसे कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के महत्व पर प्रकाश डालिए। 22 के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसको भी जानते हैं आप, लिख ले जाएंगे। इसको भी आप अब लिख ले जाएंगे। अब जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी पर आते हैं। जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया। अब जनरेटिव एआई को देखते हैं। ये बहुत चर्चा में है जनरेटिव एआई। अब लिखिए जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव एआई क्या है? परिचय की बात होगी। इसका लाभ, महत्व, अनुप्रयोग क्या है? लाभ, महत्व, अनुप्रयोग, चुनौतियां, चिंताएं। जियो रिमोट सेंसिंग एक प्रकार की जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य कई प्रकार के, काकेसाइड, मंगोलाइड, अल्पनाइड, ऐसे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के अंदर ही जीपीएस आता है, रिमोट सेंसिंग आता है, जीआईएस आता है। जैसे मोबाइल में कई प्रकार का मोबाइल, स्मार्टफोन 4G का है, 5G का, ऐसे। अब देखिए, ये एक प्रकार की एआई टेक्नोलॉजी है। पहले तो मैं नए पेज पे आता हूं। जीएआई क्या है? जीएआई क्या है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई तकनीक का एक प्रकार है जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यद्यपि यह शुरुआती दौर, तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, यद्यपि यह तकनीकी शुरुआती दौर, यद्यपि यह तकनीक अभी शुरुआती
दौर में है। यद्यपि यह तकनीकी अभी शुरुआती दौर में है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको परिभाषा इसकी दी जाए। परिभाषा, अच्छा इसमें एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी और डीप फेक आदि। तो डाटा देखिए, किसी भी डाटा, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी डाटा के अनुरूप मान लीजिए हमने कई लेख दिया, कई लेख को फोटोकॉपी करके या उस पर फोटो खींच करके मैंने जो है डाल दिया, अपलोड कर दिया। अब कई मैटर का, मान लीजिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, आईआर का कई लेख जो है फोटो खींच करके अपलोड कर दिया। अब जीएआई क्या करेगा, उन सारे लेखों को समझ करके आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे एक नया उत्तर तैयार कर देगा, एक नया लेख तैयार कर सकता है। या हमारा फोटो देखा, हमारे कई फोटो देखे, उसने हमारा एक नया फोटो तैयार कर दिया। तो इस तरीके का जनरेटिव एआई है, अर्थात फोटो को देख करके, वीडियो को देख करके, कंटेंट को देख करके नया कंटेंट, नया फोटो, नया वीडियो तैयार करना। तो वह तकनीकी जिसके माध्यम से डाटा के अनुरूप, प्रतिरूप और नियमों के आधार पर, वह तकनीकी जिसके अंतर्गत, वह तकनीकी जिसमें डाटा के प्रतिरूप, पैटर्न को, जिसमें डाटा के पैटर्न को देखकर या मॉडल को समझकर, वह तकनीकी जिसमें डाटा के पैटर्न या मॉडल को समझकर नई सामग्री उत्पन्न की जाती है, नई सामग्री, नया कंटेंट, नई सामग्री, न्यू कंटेंट, नई सामग्री उत्पन्न की जाती है, जीएआई कहलाता है। वह तकनीकी जिसमें डाटा के पैटर्न को देख करके, मॉडल को देख करके नया कंटेंट तैयार किया जाता है, नया कंटेंट तैयार किया जाता है। हाँ, अभी शुरुआती दौर में है, इसीलिए तो मैंने लिख दिया है, यह शुरुआती दौर में है, यह शुरुआती दौर में, अभी बहुत किया जाना बाकी है, लेकिन चर्चा में तो है। आपके मेंस में सवाल तो आ सकता है, यूपीएससी पीटी में फेल हो गया अलग बात। अर्थात किसी डाटा, वीडियो, कंटेंट, फोटो, इमेज आदि से नया डाटा, वीडियो, कंटेंट, म्यूजिक, कुछ भी आदि नया कंटेंट तैयार करना। नया कंटेंट तैयार करने वाली तकनीक जीएआई कहलाती है। करने वाली तकनीक जीएआई कहलाती है। करने वाली तकनीक जीएआई कहलाती है। फटाफट नोट करें, करने वाली तकनीकी जीएआई कहलाती है। करने वाली तकनीकी जीएआई कहलाती है। करने वाली तकनीकी जीएआई कहलाती है। अब इसके महत्व को लिखिए।
इससे बड़ी क्रांति आ सकती है कई जगहों पर, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में है कि नहीं, तमाम लेख का सारी चीजों में। तो अब दूसरा लिखेंगे लाभ महत्व, GAI का महत्व, लाभ या योगदान क्या हो सकता है? GAI का महत्व, लाभ, योगदान क्या हो सकता है? पहला, कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में बड़ी क्रांति। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के क्षेत्र में नया बदलाव। भाषा और कंटेंट के क्षेत्र में बड़ा, भाषा एवं कंटेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। भाषा एवं कंटेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, भाषा और कंटेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। संगीत और कला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। दवाओं की खोज और उपचार में बड़ा बदलाव, दवाओं के खोज एवं उपचार में, खोज एवं उपचार में बड़ा बदलाव। दवाओं के खोज एवं उपचार में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। दक्षता एवं लागत को कम, दक्षता को बढ़ाने और लागत को कम करने, दक्षता को बढ़ाने एवं लागत को कम करने में, एवं लागत को कम करने में, दक्षता को बढ़ाने और लागत को कम करने में रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ऐसे लिख डालिए, मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे बदलाव को संभव बनाया जा सकता है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, दक्षता बढ़ाने में, लागत को कम करने में। तो जनरेटिव एआई का इतना सारा लाभ हो सकता है। अब इसमें चुनौतियां, चिंताएं और परेशानियां क्या है? GAI में चुनौतियां, चिंताएं, आशंकाएं क्या है? चिंताएं, आशंकाएं क्या है? पहला, बेरोजगारी बढ़ सकती है। जब यही सारा काम करेगी तो लोगों को काम क्या मिलेगा? बेरोजगारी बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। अच्छा, जब सारा चीज जानते हैं मशीन करेगी तो मानव की क्षमता घटेगी, मशीन पर निर्भरता बढ़ेगी, मशीन पर निर्भरता बढ़ेगी एवं मानव की क्षमता घटेगी, मानव की क्षमता घटेगी। मशीन पर निर्भरता बढ़ेगी एवं मानव की क्षमता घटेगी।
अच्छा, कोई बहुत अभी जानते हैं, यह तकनीकी शुरुआती दौर में है, तो गलती भी बहुत, यह तकनीकी शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में है, यह तकनीकी शुरुआती दौर में है। मानव मशीन संघर्ष हो सकता है, मानव मशीन संघर्ष हो सकता है, मानव मशीन संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा भ्रामक सूचना, भ्रामक, क्योंकि अभी बहुत सही नहीं, गलत चीज भी निकाल सकती है, भ्रामक सूचना एवं संदेह फैल सकता है, संदेह उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जानते हैं इससे एकाधिकार करने लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है। तो अब इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख ले जाएंगे। अगर पूछा जाए कि जनरेटिव एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, इसके महत्व एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो बहुत आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। अब WHO की महामारी संधि है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी। अब अगला लिखेंगे आप WHO। तो देखिए ये तो तीनों हम लोगों ने कर लिया जो अभी लिखा था। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कल का एक जो बचा हुआ है उसको कर लेते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी हो जाएगी। फिर अब कल जानते हैं हम लोग जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा या IR से जुड़ा मुद्दा उसको कल देखेंगे। तो WHO पैंडेमिक, WHO पैंडेमिक ट्रीटी, पैंडेमिक ट्रीटी, WHO की महामारी संधि। ये अभी WHO इसको बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। WHO की महामारी संधि, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है और प्रगति क्या है। इस पे बहुत चर्चा, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये WHO की महामारी। देखिए आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया पे संकट आया, पूरी दुनिया पे परेशानी आई, ऐसे दौर में भी बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ देश सिर्फ लाभ कमाने में लगे रहे। एक तरफ मानव मर रहा है, अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, दूसरे तरफ कुछ लोग मुनाफाखोरी और लाभ कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे में WHO चाहता है कि एक पैंडेमिक ट्रीटी हो जाए ताकि महामारी
को कोई अवसर ना बनाए लाभ कमाने का, मुनाफाखोरी का, उसको रोका जाए। ये ठीक नहीं है। मानव के लिए ही चुनौती पेश कर रहा है, तमाम दवाओं, आवश्यक सामग्री को महंगा कर रहा है सिर्फ लाभ कमाने के लिए। तो उसी को रोकने के लिए तो आप लिखेंगे WHO के द्वारा, पहले इसमें लिखे WHO के द्वारा यह देखा गया कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौरान भी वैश्विक महामारी के दौरान भी अनेक कंपनियों एवं देशों के द्वारा इसको लाभ कमाने के अवसर के रूप में उपयोग किया जा रहा था। खुद चाइना ही उपयोग किया जा रहा था। इसको लाभ कमाने के अवसर के रूप में उपयोग किया जा रहा था। जबकि बहुत अधिक संख्या में लाभ कमाने के रूप में उपयोग किया जा रहा था। लिख लीजिए, तब अगले पेज पे लिखते हैं, लाभ कमाने के रूप में उपयोग किया जा रहा था। और महामारी में भी मुनाफाखोरी एवं अत्यधिक लाभ के लिए प्रयास किया जा रहा था। जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और दवाओं एवं उपकरणों की बढ़ती कीमतों के कारण लाखों लोग मारे गए। लाखों लोग मृत्यु के शिकार हुए। जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और दवाओं एवं उपकरणों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लाखों लोग मृत्यु के शिकार हुए। ऐसे में WHO ने जीवन के अधिकार को महत्व देते हुए जीवन के अधिकार को मुनाफाखोरी पर अधिक महत्व देते हुए वैश्विक महामारी
संधि के लिए प्रयास किया जा रहा है, के लिए प्रयास किया जा रहा है। वैश्विक महामारी संधि के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप वैश्विक महामारी संधि को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके महत्व को जान सकते हैं, नोट करेंगे, उसके महत्व को जान सकते हैं, उसके महत्व को आप जान सकते हैं। तो जरा ध्यान देंगे सब लोग। तो ये आपने देख लिया, पहला हम लोगों ने परिचय ले लिया, क्यों इसकी जरूरत। अब वैश्विक महामारी संधि, महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है, पॉइंट वाइज लिख लेंगे। दूसरा, महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है, महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है, महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है। पहला, आपदा एवं महामारी की स्थिति में जीवन के अधिकार को, जीवन के अधिकार को महत्व देना, जीवन के अधिकार को महत्व देना। दुनिया में स्वास्थ्य संकट के समय मुनाफाखोरी एवं अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना, अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। दुनिया में स्वास्थ्य संकट के समय मुनाफाखोरी एवं अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को रोकना, बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को रोकना, बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को रोकना। सामाजिक विषमता को रोकने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। आपातकाल में, महामारी के समय आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सब तक पहुंचने देना, महामारी के समय आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच होने देना,
महामारी के समय आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबकी पहुंच होने देना, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबकी पहुंच होने देना। अल्प विकसित देशों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों, अल्प विकसित देशों, गरीब देशों, गरीब देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना अल्प विकसित देशों के कम आय वर्ग तक टीकाकरण, आवश्यक टीकाकरण को संभव बनाना, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा को संकट के समय संभव बनाना, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा को संकट के समय संभव बनाना। वेरी गुड। समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, समावेशी एवं समतामूलक विकास को सुनिश्चित करना, समतामूलक विकास को सुनिश्चित करना। तो ये आवश्यकता है। अब प्रगति क्या है? अधिकतर देश जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इस पर सहमति बना रहे हैं, सहमत हो रहे हैं। अब लिखिए अब प्रगति, WHO की महामारी संधि पर प्रगति। कोविड-19 के प्रभाव के नाते दुनिया के कई देशों में गंभीर चुनौती देखी गई। अब सोचिए, टीका का विकास हो गया था, लेकिन विकसित देशों ने जरूरत से ज्यादा टीका को बुक करवा लिया और पूरे मार्केट में जानते हैं उसकी कमी की स्थिति को पैदा किया गया और लाखों करोड़ों की संख्या में मानव मृत्यु का शिकार हुआ। विकसित देशों ने अपने जरूरत से ज्यादा, विकसित देशों ने अपनी जरूरत से अधिक टीकों को रिजर्व करवा लिया, जिससे आवश्यक टीकों की बाजार में कमी हो गई, जिससे आवश्यक टीकों की
बाजार में कमी हो गई और अनेक देशों में अभी भी कोविड-19 का टीकाकरण नहीं हो पाया और अनेक देशों में कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया। इसी को आधार बना करके यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में सहमति बनाई जा रही है, जिसमें बहुत अधिक सफलता मिली है और निकट भविष्य में जल्दी ही WHO की वैश्विक महामारी संधि व्यवहार में आ जाएगी। बहुत ही जल्दी ही वैश्विक महामारी संधि व्यवहार में आ जाएगी। तो अब इस पर भी जानते हैं, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन कि WHO की वैश्विक महामारी संधि का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि WHO की वैश्विक महामारी संधि क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, प्रकाश डालिए। अब मीन्स में आपके लिखने लायक जानते हैं, आपके पास पॉइंट हो गया। अब मीन्स में आपके लिखने लायक जानते हैं, इस पर पॉइंट हो गया। अब आपको इसमें कहीं भी जो कोई चुनौती नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट पर भी हमने करंट अफेयर को पूरा कर दिया, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। तो अब हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी और IR से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। इसमें ज्यादा मुद्दे हैं नहीं, बहुत सारे मुद्दे तो जानते हैं, चर्चा हो गए हैं। तो कल इसके विषय पर हम लोग बात करेंगे और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और IR से जुड़े हुए करंट अफेयर का कल पूरा करने की कोशिश करेंगे कि ये क्लास पूरा हो जाए, और बाई चांस अगर जरूरत पड़ी तो एक क्लास और ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हमने कहा था कि एक हफ्ता लगेगा, तो आज 6वां क्लास है, अब कल हो सकता है खत्म हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।